and welcome to Adda 24/7 that is for class 9 to 10th अड्डा कामयाबी का। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोग का 24/7 के इस चैनल पे। और जैसे कि आप लोग को पता है कि आज हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। here we people are learning modals or models. Okay, so modals is the British accent and modals is the American accent. So as you feel like you can say it. हाँ, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मोडाल्स का पार्ट 2 है और ये आपके ग्रामर का एक टॉपिक है। सो यहाँ पर हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे एंड अपार्ट फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर वी विल लर्न सर्टेन क्वेश्चंस आल्सो। और हम लोग प्रीवियस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पिछले वाले सेशन में पूछे गए थे, राइट। सो आई होप गाइज यू ऑल आर रेडी। सो फटाफट अपनी प्रेजेंस सभी लोग मुझे दे दो और तब तक मैं छोटा सा इंट्रो देती हूँ अपने बारे में आप लोगों को। दिस इज मी, माय नेम इज रिबेका आगा एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। आई एम MSc, MA and B.Ed, having a 7 years of experience and have qualified my CTET and UPTET examination. So as I always say, whether you people are eating Mentos or not, you have to put your thinking caps on. So अपने दिमाग की बत्ती जलाइए और एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिए because everything is very 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 important. Now guys, before doing this exercise, let us start with a quick review of our structures that are really very important for learning modal auxiliary. So first structure that I told you is modal auxiliary हमेशा verb की कौन सी फॉर्म लेती है? फर्स्ट फॉर्म लेती है। modal auxiliary के बाद अगर आप be लगाते हो तो आपका verb ing भी लगता है और verb third भी लगता है। verb ing आपके active sentences में लगता है और verb third आपका passive sentences में लगता है। Then we have modal auxiliary plus have. तो इसके बाद हमेशा आप लोग कौन सा वर्ब लगाते हो? वर्ब थर्ड लगाते हो। अगर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपको हैव दिखाई दे रहा होगा तो वो आपका कौन सा फॉर्म लगेगा? थर्ड फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर आपको हैव दिखाई दे रहा है, हैव के बाद बीन दिखाई दे रहा है, सो बी श्योर अबाउट दिस कि आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? आईएनजी फॉर्म लगाओगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच वी नीड टू लर्न और जिसके बेसिस पे हम लोग को क्या करने हैं? हमारे क्वेश्चंस करने हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि पहले क्वेश्चन आंसर्स को समझने से पहले हम लोगों ने क्या करना है? हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। सो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चंस पे क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी हियर हमारे पास पहला स्ट्रक्चर दिया गया है, दे कुड हैव बीन डैश दिस फॉर ईयर्स। तो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी है, यहाँ पे आपका हैव लगा हुआ है और उसके बाद आपका बीन आ रहा है, यानी कि आपका ये मॉडल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर है। अब कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? आईएनजी फॉर्म। सो क्या लगाओगे यहाँ पे आप? आईएनजी लगाओगे, डूइंग। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज ही मस्ट हैव डैश दैट अर्लियर और यहाँ पे आपको थिंक का कोई फॉर्म लगाना था। सो एज यू कैन सी हियर वी हैव गिवन मॉडल ऑक्सिलरी, देन वी हैव गिवन हैव और हमें ये चीज़ अच्छे से पता है कि हमारे पास अगर मॉडल ऑक्सिलरी और हैव स्ट्रक्चर दिया गया होता है तो हैव के बाद कौन सी फॉर्म लगाते हैं? वर्ड की थर्ड फॉर्म। सो इन कॉमेंट सेक्शन आई हैव सीन कि बहुत सारे बच्चों ने थिंक का थिंक्ड लिखा था पास्ट फॉर्म। सो लेट मी टेल यू गाइस, थिंक्ड इज अ रॉन्ग फॉर्म। ठीक है, आपको थिंक का अगर फॉर्म लिखना है तो क्या होगा आपका थिंक का पास्ट फॉर्म? थॉट। थिंक, थॉट, थॉट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी? थॉट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज थॉट। नेक्स्ट इज इट शुड बी डैश अर्लियर इन 19th century बाय पोएट्स। इस चीज को पहले ही कर दिया जाना चाहिए था 19th century में पोएट्स के द्वारा, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो किसी तरह का कोई एक्शन नहीं कर रहा और जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन नहीं कर रहा होता तो सेंटेंस किस में बनता है? आपका पैसिव वॉइस में बनता है। दैट मीन्स पैसिव में आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म लगाओगे। तो सेंस की थर्ड फॉर्म आपकी क्या होगी? इट विल बी सेंस्ड। अच्छा, मैंने कैसे चेक किया कि मुझे कौन सी फॉर्म लगानी थी वर्ब की? तो आप देख पा रहे होगे मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपका क्या आ रहा है? बी, यानी कि दो ही फॉर्म लग सकती हैं, वर्ब आईएनजी या फिर वर्ब थर्ड फॉर्म। एंड बिकॉज द सब्जेक्ट इज इन पैसिव फॉर्म दैट्स व्हाई हम लोग क्या करेंगे? हमारे सेंटेंस के हिसाब से वर्ब लिखेंगे। ओके, सो इट विल बी वर्ब थर्ड बिकॉज सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव, इट इज इन पैसिव। नेक्स्ट इज दे विल डैश मी फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो मुझे कॉल करेंगे अगली अपॉर्चुनिटी के लिए। सो आप देख पा रहे हो यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी के जस्ट बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। सो हम लोग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि कॉल विल बी रिटन एज इट इज कॉल। नेक्स्ट इज दे वुड बी डैश एट एयरपोर्ट इफ यू आर वैक्सीनेटेड। वो तुम्हें चेक करेंगे या वो तुम्हारी चेकिंग करेंगे अगर तुम
वैक्सीनेटेड हो गए तो सो दे वुड बी, यानी कि यहाँ पे जो दे सब्जेक्ट है आपका ये काम कर रहा है। हो सकता है यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के बारे में बोला जा रहा हो या फिर वो चेकिंग अथॉरिटीज़ के बारे में बोला जा रहा हो। सो आपका सब्जेक्ट वर्किंग है, यानी कि सेंटेंस किस में दिया गया है, एक्टिव में। अब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी अगर आ रहा होता है तो आपको चेक करना पड़ता है सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है, एंड बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस दैट्स वाई वी विल राइट हियर वर्ब आईएनजी फॉर्म, दैट मीन्स इट विल बी चेकिंग। गॉट इट? सो आई होप गाइज कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे बिना किसी डाउट के। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कंप्लीट एंड द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाटसोएवर वी आर लर्निंग हियर। तो कल मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था मॉडल ऑक्सिलरी से रिलेटेड किस किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, और अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। सो हियर यू हैव गिवन मेन वर्ब कॉम्प्लीमेंट। Okay, so main verb complement is very very necessary while learning the model auxiliary. Model auxiliary को जब आप लर्न कर रहे होते हो तो आपका मेन वर्ब कॉम्प्लीमेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेन वर्ब कॉम्प्लीमेंट क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, कौन सी वर्ब हमें यूज़ करनी है ये मैटर करता है। ऑल्दो आपको जो भी सब्जेक्ट दिया गया हो मॉडल ऑक्सिलरी में, whether it is I, we, they, you, he, she, it doesn't matter, इसके साथ आपको कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी लिखी हुई दिखाई दे सकती है, must, can, should, may, will। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सब्जेक्ट के हिसाब से मॉडल ऑक्सिलरी चेंज होती है या नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के साथ स्पेसिफिक मॉडल ऑक्सिलरी लगेगी। मतलब कोई ज़बरदस्ती का रूल नहीं है कि अगर ये वाला आपको आई दिखाई दे रहा है तो उसके साथ आपको विल ही लगाना है, अगर आपको यू दिखाई दे रहा है तो उसके साथ आपको मस्ट ही लगाना है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। आप मॉडल ऑक्सिलरीज को फ्रीक्वेंटली चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, ठीक है, इट मैटर। अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखनी है वो क्या है, वो ये है कि ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये अपने साथ वर्ब ले सकती हैं, जैसे कि गो, स्लीप, ड्रिंक एंड सो ऑन, ओके, लाइक ईट एटसेट्रा। सो इस तरीके के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट के साथ, बट आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब आएगी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, लेकिन हाँ इसका फॉर्म जरूर चेंज होगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे मेन वर्ब कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करी है, यानी कि सब्जेक्ट के बाद जब आप मॉडल ऑक्सिलरी लगाओगे तो इसका बहुत ध्यान रखना होता है आपको कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपको किस समय पर कौन सी वर्ब लगानी है, जिसके स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। एंड यू कैन सी द सेंटेंस, इन्होंने बोला कि कोई भी सब्जेक्ट ले लो, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी ले लो, आपको इस तरीके के सेंटेंस दिखाई दे सकते हैं। आई मस्ट स्लीप, आई मस्ट ड्रिंक सम वाटर, आई मस्ट ईट सम फूड, आई मस्ट डू सम एक्सरसाइज। सो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। फिर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है जिसमें ये कह रहा है यूज द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर कभी भी आपको मॉडल ऑक्सिलरी दिखाई दे रही है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे आप, फर्स्ट फॉर्म। सो मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप वर्ब की बेसिक फॉर्म भी बोलते हो, जो कि आपको ध्यान रखनी है। सो कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी अगर आपको दिखाई देगी तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, जैसे कि स्लीप, ड्रिंक, ईट, स्टॉप, ओके, बी, हैव, इस तरह के वर्ड्स लगाओगे, डू। तो ये याद रखना है आपको। अब यहाँ पे बोला जा रहा है इन्फिनेटिव की भी मेन वर्ब का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो इन्फिनेटिव क्या होता है, 2 + V1। सो इन्फिनेटिव की मेन वर्ब कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि आपकी बेसिक फॉर्म ही है। सो अल्टीमेटली आपसे सेंटेंस यही बोल रहा है कि आप वर्ब की बेसिक फॉर्म लगाओ या इन्फिनेटिव की मेन वर्ब का इस्तेमाल करो, जो कि आपकी मॉडल ऑक्सिलरी के लिए ज़रूरी है। और ये याद रखना आप लोग कि कभी भी सेंटेंस में अगर आपका और शब्द से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस लिखा हुआ होता है, दैट मीन्स या तो आपको ये काम करना है या तो आपको ये काम करना है, या तो बेसिक फॉर्म लगा दो या इन्फिनेटिव की मेन वर्ब का फॉर्म लगा दो। तो मेन वर्ब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गॉट इट? आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग हमारे सेकेंड स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर? आपसे यहाँ पर डूज और डोंट्स के बारे में बात करी जा रही है और यहाँ पे हम डोंट के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए। सो ये चीज़ हमेशा याद रखना बेटा। बहुत बार मैंने ऐसा बच्चों को देखा है करते हुए कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ वो वर्ब की एस और ईएस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। सो वही ये स्टेटमेंट कह रहा है, मॉडल वर्ब्स डू नॉट ऐड एस और ईएस टू द थर्ड पर्सन और सिंगुलर। ओके, सो सपोज अगर आप कोई सिंगुलर पर्सन यूज कर रहे हो, जैसे कि ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, बच्चों के दिमाग में तुरंत ये चीज स्किप करती है,
सॉरी, बच्चों के दिमाग में तुरंत ये चीज़ हिट करती है कि मैम सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, जैसे कि ही आ रहा है, शी आ रहा है, इट आ रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम आ रहा है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी। लेकिन आप लोग एक चीज़ का ध्यान नहीं रखते हो बेटा कि सब्जेक्ट के बाद आपकी मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है, और मॉडल ऑक्सिलरी कभी भी अपने साथ वर्ब की एस और ईएस फॉर्म को नहीं लेती है। सो याद रखना, कभी भी वर्ब के साथ एस और ईएस का फॉर्म आप मत लगाना जब मॉडल ऑक्सिलरी को लगा रहे हो आप। तो जैसे यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो, ही कैन स्विम, वो स्विम कर सकता है ना, जैसे स्विमिंग कर सकता है वो, ये स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है कि वो स्विमिंग कर सकता है, ही कैन स्विम। बट कभी कभी चिल्ड्रन आपको दिखाई देंगे ही कैन स्विम, और कभी कभी बच्चे इस तरीके से भी दिखाई देते हैं लिखते हुए ही कैन स्विम्स। सो प्लीज डू नॉट एवर डू दैट सो, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी ना ही अपने साथ एस और ईएस लेता है और ना ही अपने साथ वर्ब का जो फॉर्म यूज करता है उसमें एस और ईएस लेता है। सो दिस इज राइट बट दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग। अगर आप लिख रहे हो तो ये गलत है। अगला देखो, सिंपल मॉडल्स होती है, ये सिंपल मॉडल का स्ट्रक्चर होता है आई कुड वर्क, नॉट आई कुड्स वर्क, है ना, या फिर आप ऐसे भी नहीं लिख सकते आई कुड वर्क्स। दीज बोथ स्ट्रक्चर्स आर रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट देखो, आई कुड वर्क, ही कुड वर्क, इट कुड वर्क और दे कुड वर्क। सो वट एवर द सब्जेक्ट बी, कोई भी आपके पास सब्जेक्ट हो, अगर आप उसके साथ कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी लगा रहे हो, चाहे कुड लगा रहे हो, चाहे माइट लगा रहे हो, चाहे शुड लगा रहे हो, चाहे विल लगा रहे हो, चाहे वुड्स लगा रहे हो, देयर विल बी नो फॉर्म ऑफ कुड्स, वुड्स, शुड्स, विल्स, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं होता, ऐसी कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी नहीं होती। और आप नोटिस करो यहाँ पे सबके साथ जो वर्ब लगी है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। सो ये स्ट्रक्चर हमेशा अपने दिमाग में रखना कि मॉडल ऑक्सिलरी हमेशा अपने साथ कौन सा स्ट्रक्चर लेती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर हम हमारे दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी के, जिसमें हमें मॉडल ऑक्सिलरी के बाद क्या लगा हुआ दिखाई देता है, हैव। और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग परफेक्ट मॉडल्स। परफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे पास इसके बाद हैव लिखा हुआ आ जाता है और हमें ये भी पता है हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म। सो अल्टीमेटली ये जो वर्ब हम लगा रहे हैं ना, इसकी वजह से ये परफेक्ट बन जाता है। और क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी हमारे पास है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मॉडल्स। सो परफेक्ट मॉडल्स और परफेक्ट मोडाल्स दोनों ही वर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो आपको याद रखना है मॉडल ऑक्सिलरी प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड इज कॉल्ड perfect modals. Now look at this. I is the subject, then we have modal auxiliary and we have. और यहाँ पे हम verb की कौन सी फॉर्म लगा रहे हैं, थर्ड फॉर्म, work, worked, worked. फिर सब्जेक्ट चेंज हुआ, he could have worked, verb की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट चेंज हुआ, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी लगी, फिर have लगा आपका, and another we have worked, okay, worked. They could have worked. So can you look at the sentence? जब आपके पास कौन सा वर्ड आ रहा है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपका have आ रहा है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हो, थर्ड फॉर्म लगा रहे हो। आप ऐसे भी लिख सकते हो, she might have done, they must have committed, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो ये स्ट्रक्चर आपका इंपॉर्टेंट है जो आप डिटेल में देख सकते हो, इसे परफेक्ट मोडाल्स कहते हैं, याद रखना आप लोग। मॉडल ऑक्सिलरी, हैव प्लस वर्ब थर्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन शॉर्ट। अब हम हमारे कॉन्टिन्यूअस मॉडल की तरफ आते हैं। अब भाई मोडाल्स कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती हैं, हमारी मॉडल्स कॉन्टिन्यूअस भी हो सकती हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर आपका बी फॉर्म आता है तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर मैटर करता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट वर्किंग है मतलब अगर आपका सेंटेंस पूरा का पूरा एक्टिव में दिया गया है, सेंटेंस एक्टिव है, तो आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे जिसे आप कॉन्टिन्यूअस मॉडल बोलोगे। अब कॉन्टिन्यूअस मॉडल्स कौन सी होती हैं, लुक एट दिस, मॉडल ऑक्सिलरी आ रही है, सो जिससे इसको नाम दिया गया है मोडाल्स, और क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा रहे हो इसलिए इसे क्या बोला गया है, कॉन्टिन्यूअस। सो दे आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस मॉडल्स एंड इट कैन बी रिटन एज I could be working, he could be working, it could be working, they could be working. If you look at these sentences, अगर आप सारे sentences को देखो तो आपके जो subjects हैं वो सारे अलग अलग डिफरेंट आपको दिए गए हैं, मगर मॉडल के साथ आपको ऑक्सिलरी के साथ आपको बी दिया जा रहा है और वर्ब की कौन सी फॉर्म दी जा रही है, आईएनजी फॉर्म।
कैन यू लुक एट दिस? आई कुड बी वर्किंग मतलब मैं काम कर रहा हो सकता हूँ. ही कुड बी वर्किंग यानी कि वो काम कर रहा हो सकता है. इट कुड बी वर्किंग मतलब किसी मशीनरी के बारे में आप बात कर रहे हो कि वो काम कर रही हो सकती है. जैसे कभी कभी कुछ ऑटोमेटिक मशीन्स के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, या कभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अगर उसमें बन जाता है, करंट का फ्लो उसमें बन जाता है, तो आप बोलते हो तुम्हें क्या लगता है क्या ये मशीन काम कर रही होगी या नहीं? तो आप बोलते हो ओह इट कुड बी वर्किंग, हो सकता है कि वो काम कर रही हो. सो यहाँ पे आपकी मशीनरी काम कर रही है. दैट मीन्स आपका ये जो इट है वो एक्टिव है, वो वर्क कर रहा है. देन वी हैव दे कुड बी वर्किंग, वो काम कर रहे हो सकते हैं. सो बस इतना ध्यान रखना, अगर आपका सब्जेक्ट वर्किंग होगा तो सेंटेंस कैसा बनेगा? एक्टिव. और एक्टिव में अगर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद आपका बी दिया गया है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे और इनको बोलोगे कॉन्टिन्यूअस मॉडल. क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे अगले स्ट्रक्चर की तरफ. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये. आपने ये स्ट्रक्चर पढ़ के रखा हुआ है, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म. नाउ इफ वी लुक एट दिस, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर बी लग जाता है तो उसका पैसिव फॉर्म बन जाता है. तो वही हम लोग पढ़ रहे हैं, पैसिव फॉर्म ऑफ मॉडल्स. बट पैसिव के लिए स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना. क्यों? क्योंकि खेल होता है सब्जेक्ट का. अगर आपका सब्जेक्ट पैसिव है तो उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका सब्जेक्ट नॉन वर्किंग होना चाहिए, मतलब वो किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहा होना चाहिए, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो. नॉन लिविंग तो वैसे भी जनरली वर्क नहीं करते हैं. जैसे दिस कुड बी डन बाय यू, इसको जरूर तुम्हारे द्वारा किया गया होगा, है ना? सो यानी कि मैं इस काम को बोल रही हूँ, किसी काम को बोल रही हूँ कि वो तुम्हारे द्वारा किया गया है. तो तुमने तो काम किया मगर ये चीज़ अपने आप काम नहीं कर रही है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव कंडीशन में नहीं है. एक्टिव कंडीशन में नहीं है मतलब काम नहीं कर रहा है. सो सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है तो सेंटेंस किस में चला जाता है? पैसिव में. और आप देखो ना मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है. सो दिस कुड बी डन बाय यू, नॉट डूइंग बाय यू. इट कुड बी फॉर्म्ड साइमल्टेनियसली बाय देम, ये हो सकता है उनके द्वारा फॉर्म किया गया हो साइमल्टेनियसली, राइट? सो यहाँ पर अगर आप देखो तो दे आर वर्किंग, नॉट इट इज वर्किंग. ये इट काम नहीं कर रहा बल्कि वो लोग काम कर रहे हैं, कोई और काम कर रहा है. सो इस चीज़ को फॉर्म किया गया होगा लेकिन ये अपने आप फॉर्म नहीं हुआ, इसको किसी के द्वारा फॉर्म करवाया गया है. यानी कि अगेन आपका सब्जेक्ट कैसा है? नॉन वर्किंग. दैट मीन्स सेंटेंस किस में जाएगा? पैसिव में. और देखो मैंने फॉर्म लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, ये फॉर्म हो रहा है यानी कि अपने आप हो रहा है. दैट मीन्स इट कुड बी फॉर्मिंग, हो सकता है कि वो अपने आप फॉर्म हो रहा हो. नेक्स्ट, ही मस्ट बी टॉर्चर्ड बाय हिज फ्रेंड, हो सकता है उसको टॉर्चर किया गया हो अपने दोस्तों के द्वारा. तो यहाँ पे वर्किंग कौन है? दोस्त, ना कि ही. तो ये आपका एक नॉन वर्किंग सब्जेक्ट है. और क्योंकि आप नॉन वर्किंग सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो यानी कि आपका सेंटेंस कौन सा बन गया? पैसिव. वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओगे? थर्ड फॉर्म, ना कि टॉर्चरिंग. अगर वो ये बोलता है ही इज टॉर्चरिंग मी यानी कि वो मुझे टॉर्चर कर रहा है, उस जगह पे आपका सब्जेक्ट वर्किंग होता. बट यहाँ पर आपका सब्जेक्ट वर्किंग नहीं है, सेंटेंस पैसिव में है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हो? थर्ड फॉर्म. दे माइट बी चीटेड बाय द गोल्डस्मिथ, हो सकता है कि उन्हें किसी सुनहार ने चीट किया हो, धोखा दिया हो. सो गोल्डस्मिथ यहाँ पर वर्किंग है बट आपका सब्जेक्ट वर्किंग नहीं है. और क्योंकि सब्जेक्ट नॉन वर्किंग है इस वजह से आप माइट बी के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हो? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हो. क्लियर? सेंटेंस इज इन पैसिव. आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू गाइज. मैं आपको डिटेल में इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर होती रहे और किसी तरह का कोई डाउट ना रहे. Now we have perfect continuous modals also. Now it can be said here I could have been working. Now why these models are called perfect continuous model? We have the structure model auxiliary. Model auxiliary के बाद हमारे पास have आया. हैव के बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जिससे हमारा परफेक्ट बन गया. और बीन के बाद हम लोगों ने वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई जिससे हमारा कॉन्टिन्यूस बन गया. एंड बिकॉज वी हैव गिवन मॉडल्स दैट्स व्हाई इट इज रिटन ओवर हियर मॉडल्स या मॉडल्स. ओके, सो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मॉडल्स और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मॉडल्स इज गिवन ओवर हियर. यहाँ पर हमको दिया गया है. तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है? मॉडल ऑक्सिलरी, हैव, बीन, वर्ब आईएनजी. आई कुड हैव बीन वर्किंग, he could have been working, it could have been working और they could have been working. That means आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, अगर आपको कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद have been लगा हुआ दिखाई दे रहा है तो आप हमेशा उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे. क्यों? क्योंकि वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मॉडल्स फॉर्म कर रहा होता है.
गॉट इट? सो ये हो गया हमारा एक डिटेल डिस्कशन हमारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स पर जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़े थे. एंड आई होप गाइज कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट? यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन अगर किसी भी तरह का डाउट हो. आई एम रेडी टू डिस्कस इट. Now, the very important points that you need to learn in the modal auxiliary. Modal verbs don't need auxiliaries to form negative and questions. ओके तो आप ना पहले मुझे कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताना शुरू करो मैंने आपको ऑक्सिलरी क्या बताई थी. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड ऑक्सिलरी? इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब ना. इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब. शी इज डांसिंग. डांसिंग मेन वर्ब इज हेल्पिंग वर्ब. दे हैव डन. डन मेन वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब. सो आपको याद रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद किसी दूसरी तरह की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में मॉडल वर्ब जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं. जैसे शी शुड स्टे, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही तो है जो मेन वर्ब की मदद कर रही है, राइट? ये खुद हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ आप मेन वर्ब क्यों लगाओगे? अब देखो जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया गया है जो बहुत फनी स्ट्रक्चर है. इफ यू लुक एट दिस, शी डजंट शुड स्टे. नाउ दिस इज अ वेरी बैड सेंटेंस. व्हाई सो? ये रही मेरी एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी रही ये मेरी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पर आप लगा रहे हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो व्हेन देयर इज अनदर मॉडल ऑक्सिलरी, सो देयर इज नो नीड टू राइट अनदर हेल्पिंग वर्ब. आप या तो सेंटेंस इस तरीके से लिखो शी शुड स्टे, या फिर आप लिखो शी डजंट स्टे. लेकिन आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे मॉडल ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ में, ठीक है? नाउ look at this. I have done the correction of this also. She shouldn't stay would be the correct answer. अब क्वेश्चन फॉर्मेशन भी कभी कभी कुछ लोग इस तरीके से बना सकते हैं, वाई डजंट शी शुड स्टे और वाई शुडंट शी डज स्टे. इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है. सो आपको ध्यान रखना है वाई शुड शी स्टे इज द करेक्ट क्वेश्चन एंड शी शुडंट स्टे इज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस. आपको कभी भी कोई भी हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज नहीं करनी है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ध्यान रखना है. सो आप देखो क्वेश्चन फॉर्मेशन वाई डज शी स्टे भी सही है, वाई शुड शी स्टे भी सही है, लेकिन आप इस तरीके से कभी मत लिखना वाई शुड शी डज स्टे या वाई डज शी शुड स्टे. दिस वुड बी द रॉन्ग सेंटेंस. आई थिंक गाइज आपको ये क्लियर हो गया होगा. आप भी चाहो तो आप कुछ क्वेश्चन फॉर्मेशन बना सकते हो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कमेंट्स में, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स को जरूर वॉच कर रही हूँ. नाउ लुक एट दिस. मॉडल वर्ब्स डोंट हैव इन्फिनेटिव्स और वर्ब आईएनजी फॉर्म्स. अब ये स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्या कह रहा है? जैसे मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? फर्स्ट फॉर्म. दिस इज अ राइट स्ट्रक्चर. आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखो जनरली जो मॉडल ऑक्सिलरी होती है उनके साथ 2 + V1 नहीं लगता. दिस इज इन्फिनेटिव. ये इन्फिनेटिव हम लोग डिटेल में अगले सेशंस में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1 का इस्तेमाल मत करना. अगर आप 2 + V1 का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये रॉन्ग सेंटेंस है. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है वो ये है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते. ये रॉन्ग है, ये गलत होती है. समझ में आ गया? सो ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ये सेकंड वाला स्ट्रक्चर रॉन्ग है, लेकिन फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर सही है. सो इन्होंने यहाँ पे एक एक्सेप्शनल आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना. वो ये कि इन्फिनेटिव वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल आप लोग कभी भी नहीं करोगे मॉडल ऑक्सिलरी के साथ, जो रॉन्ग है. हाँ, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल मॉडल ऑक्सिलरी आपको दिखाई देंगी जो खुद टू के साथ होती हैं. सो दे आर जेनरस, उनको आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन जनरली मॉडल ऑक्सिलरी के साथ आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना. Now, here we are moving ahead for the use of all the model auxiliaries. कि कौन कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती है उसको हमें पढ़ना है. So we will learn this. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम कैन का इस्तेमाल करना सीखेंगे एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कैन का मतलब होता है सकता हूँ, सकती हूँ. इस तरीके के शब्द आपको सुनाई देंगे. जैसे आई कैन फील, मैं फील कर सकती हूँ. आई कैन स्लैप, मैं मार सकती हूँ. आई कैन ईट, मैं खा सकती हूँ. सो जनरली कैन हिंदी में जब बनाता है सेंटेंसेस तो सकता है, सकती है, इस तरीके के सेंटेंसेस बनते हैं. अब पहला यूज आपके कैन का है एबिलिटी और पॉसिबिलिटी का. तो एबिलिटी का मतलब मैं किसी काम को अगर करने में समर्थ हूं, मैं किसी काम को करने में अगर योग्य हूं तो उसके लिए मैं बताऊंगी मैं ये काम कर सकती हूं. ठीक है. पॉसिबिलिटी भी आप दिखाते हो कि अगर किसी चीज में आपकी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि आप ये काम कर लो, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दिस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों ने बोला कि मैं हंस सकती हूँ, है ना.
इस जोक पर, तुम्हारे जोक पर, और तुम्हारा जोक बहुत ही घटिया था, लाइक समथिंग लाइक दैट, कि आपने एक सटायर मारा था, एक ऐसा जोक जो पीजे था, है ना, पुअर जोक, जिस पे हंसने वाला नहीं था। बट मैंने कहा हाँ कोई इशू नहीं है, क्योंकि तुम मेरे अच्छे फ्रेंड हो, तुम मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, तो तुमने अगर पीजे भी मारा है तो मैं तुम्हारे जोक पर हंस सकती हूँ। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इट माइट बी पॉसिबल कि मैं तुम्हारे जोक पर हंस सकती हूँ। सो बी श्योर अबाउट दिस कि या तो आपका कैन योग्यता दिखाएगा कि आप किसी काम के योग्य हो, या फिर किसी तरह की पॉसिबिलिटी को दिखाएगा कि आप किसी काम को कर सकते हो। जैसे दे कैन कंट्रोल देयर ओन वर्क, वो अपने काम को खुद कर सकते हैं। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि बंदा उस काम को करने में कितना योग्य है, अगर वो एबल है किसी को काम को करने में तो वो कर सकता है। तो उसी जगह पे आपकी पॉसिबिलिटी भी फॉर्म हो सकती है कि अगर कोई बंदा किसी काम को योग्य है करने में तो उस काम को वो कर सकता है, लेकिन अगर कोई बंदा किसी काम को करने में योग्य नहीं है तो वो उस काम को नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज इवन यू कैन शो द इम्पॉसिबिलिटी ऑल्सो, आप ये भी दिखा सकते हो कि आप किसी काम को करने में योग्य नहीं हो। सो पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप वो काम ना कर पाओ। तो पॉसिबिलिटी जब नहीं की बनती है तो वो इम्पॉसिबिलिटी होती है। जैसे वी कांट फिक्स इट, अरे मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैंने खुद नहीं पढ़ के रखा हुआ है। आई कांट टीच यू बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, सो मैं इंजीनियरिंग जानती हूँ बट मैं पढ़ाना नहीं जानती, सो आई कांट टीच यू। दैट मीन्स ये मेरी इम्पॉसिबिलिटी है, इनएबिलिटी है। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, ये कैन का यूज आप परमिशन मांगने के लिए भी कर सकते हो, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि किस तरह की परमिशन आप यहाँ पे मांगते हो। ये परमिशन याद रखना बेटा इनफॉर्मल होती है, जो आप अपने दोस्तों से कर सकते हो, जो आप अपने फ्रेंड से कर सकते हो, अपने मम्मी पापा से कर सकते हो, अपने घर पे कर सकते हो। बट ऑफिस के सामने या अपने से किसी बड़े के सामने या अपने टीचर के सामने ये रिक्वेस्ट बिल्कुल मत करना। तो आस्किंग फॉर परमिशन ये आप अपने घर के बंदों के साथ यूज़ कर सकते हो, बट ये आप अपने ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते। कैन आई ब्रिंग हियर, क्या मैं कोई सामान यहाँ ला सकता हूँ? कैन आई डू दिस वर्क फॉर यू, क्या मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ? दैट मीन्स आप परमिशन मांग रहे हो। सो कैन परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट इनफॉर्मल परमिशन मांगने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, फॉर्मल नहीं। फॉर्मल होता है तो उसमें मे का यूज़ आप करते हो, जो आप आगे पढ़ोगे। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज़, बहुत भारी सामान है मैं नहीं उठा सकती। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट विच यू आर डूइंग हियर। कैन यू प्लीज़ शिफ्ट, क्या आप प्लीज़ कृपया करके शिफ्ट हो सकती हैं क्योंकि यहाँ कोई जगह नहीं है और मुझे बैठना है। सो रिक्वेस्ट के लिए भी आप कैन का इस्तेमाल करते हो। नाउ इफ यू विल लर्न फॉर कुड, तो कुड का यूज आप परमिशन के लिए करते हो, बट ये फॉर्मल परमिशन होती है, याद रखना। कुड आई बोरो योर डिक्शनरी, सो हो सकता है कि आप किसी ऐसे बंदे से बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी डिक्शनरी ले सकता हूँ, जो कि आपको ऑफिशियल पर्सन है। हो सकता है आप अपनी लाइब्रेरी टीचर से बोल रहे हो इस बात के लिए, या हो सकता है कि आप अपने बॉस से बोल रहे हो। सो ये एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है, जब आप किसी को इस तरीके से समझते हो कि वो बंदा आपके बहुत क्लोज नहीं है, आपका नियर डियर नहीं है। सो आप यहाँ पे हम्बल रिक्वेस्ट के लिए कुड का इस्तेमाल करते हो, जो कि एक तरह की परमिशन भी बन जाती है। अगेन एज आई टोल्ड यू, हम्बल रिक्वेस्ट के लिए भी आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? कुड का। सो परमिशन फॉर्मल होनी चाहिए, हम्बल होनी चाहिए, सेम हम्बल रिक्वेस्ट होनी चाहिए। सो आप बोल सकते हो कि वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो? कुड का। कुड यू से इट अगेन मोर स्लोली, क्या आप इसे और दोबारा बोल सकते हो और धीरे से? तो मैं यहाँ पे एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अब आपका मन है, अगर आपको मेरी रिक्वेस्ट पसंद आई तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट कुड शोज पॉसिबिलिटी ऑल्सो। आई थिंक वी कुड हैव अनदर टी, मुझे लगता है कि हमें एक और टी ले लेनी चाहिए, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप टी लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो। सो जब आप पॉसिबिलिटी के रेफरेंस में बात करते हो तो ये पॉसिबिलिटी आपकी रिमोट पॉसिबिलिटी बन जाती है, विच मीन्स इट डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू आर विलिंग टू डू दैट सो और नॉट। सपोज मैंने आपसे बोला देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, तुम्हारी सीट के नीचे एक बॉम्ब हो सकता है। सो अब इट डिपेंड्स कि आप उठना चाहते हो कि आप नहीं उठना चाहते हो। सो दिस इज़ अ रिमोट पॉसिबिलिटी, हो भी सकता है और नहीं भी। समझ में आ रहा है ना? सो ऐसी पॉसिबिलिटी जहाँ पे आप एक ऐसा रेफरेंस दे रहे हो कि जो काम आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो? आप कुड पॉसिबिलिटी का यूज़ करते हो। आगे बढ़ेंगे हम लोग और एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे जो है फ्यूचर के लिए। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए भी आप यहाँ पर कुड का यूज़ करते हो, जैसे आई विश। अब नाउ दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन। कैंड्रल कुड मीट मी नेक्स्ट वीक, कैंड्रल मुझसे अगले हफ्ते मिल सकता है। नाउ देयर इज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी कि कोई काम हो सकता है या नहीं।
कुड एबिलिटी भी दिखाता है, बट कुड शोज द एबिलिटी ऑफ द पास्ट। अगर कोई काम आप पास्ट में कर सकते थे बट आपने नहीं किया तो वहाँ पे आप क्या लगाते हो, कुड। जैसे ही गिव अप, उसने हार मान ली अपनी ओल्ड जॉब से, सो ही कुड वर्क फॉर अस, तो वो हमारे लिए काम कर सकता था क्योंकि उसने अपनी पुरानी जॉब से हार मान ली थी, तो वो हमारे लिए काम कर सकता था बट उसने नहीं किया। सो आप ये पास्ट की एबिलिटी बता रहे हो कि कोई इंसान पास्ट में कोई काम कर सकता था। नेक्स्ट वी हैव इज मे एंड माइट। मे एंड माइट आपका जनरली परमिशन के लिए यूज होता है, जैसे मैम मे आई कम इन, मे आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफी फॉर यू। अब ये कोई ऑफिशियल पर्सन के लिए ही आप यूज़ कर रहे हो, है ना। जब आप ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हो तो ये मे का इस्तेमाल आप करते हो, या अपने से बड़ों को कुछ परमिशन मांगने के लिए पूछते हो तब आप इसका इस्तेमाल करते हो। देन वी हैव पॉसिबिलिटी ऑल्सो, और यहाँ पे मोर पॉसिबिलिटी के लिए आप मे का इस्तेमाल करते हो। आई मे फिनिश योर होमवर्क, मैं तुम्हारा काम जल्द से जल्द खत्म कर सकता हूँ, तो देयर इज अ मोर पॉसिबिलिटी। बट वेन देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी इट विल बी बेटर फॉर यू टू यूज माइट। जब कम पॉसिबिलिटी होती है तो आप माइट का यूज़ करते हो। वी बेटर फोन टुमारो, हो सकता है मतलब ये बेहतर रहेगा कि हम आपको कल फ़ोन करते हैं। दे माइट बी ईटिंग देयर डिनर नाउ, हो सकता है कि वो अपनी डिनर को अभी खा रहे हों, ठीक है। बिकॉज 7 से 8 बजे का जो टाइमिंग होता है वो इंसान के डिनर खाने का होता है। तो यहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी है, एक्चुअली वो लोग हमेशा 10 बजे खाना खाते थे, आज 7-8 बजे खाना खा रहे हैं वो लोग, तो हम ऐसे बोल रहे हैं कि मैं आपको कल फ़ोन करूँगा क्योंकि हो सकता है वो लोग अपना डिनर अभी खा रहे हो। या फिर मैं आपको और इजी वे में समझाती हूँ। सपोज काले काले बादल छाए हुए थे, आपने बोला रेन होगी। आप बताओ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि कम? बट ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर बादल काले हैं तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो मैं क्या बोलूँगी, इट मे रेन और इट माइट रेन। आप बोलोगे मैम, आप बोलेंगी इट मे रेन क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, बारिश होने की संभावना ज़्यादा है, तो आप बोल रहे हो इट मे रेन। लेकिन मैंने कहा आज धूप निकली हुई है, लेकिन लग रहा है क्योंकि सूचना आई है मेरे पास और डेटा के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे आई है, बारिश हो सकती है। सो अगर धूप निकली हुई है तो पॉसिबिलिटी कैसी हो जाएगी, लेस। तो उस कंडीशन में आप लिखोगे इट माइट रेन बिकॉज यू थिंक ऑफ दिस कि शायद आज बारिश हो, नॉट श्योर अबाउट दिस बट शायद आज बारिश हो क्योंकि मेरे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है। धूप निकली हुई है, पॉसिबिलिटी लेस है। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर। नेक्स्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑक्सिलरी एंड दिस इज ought to। ought to ना आप तब यूज़ करते हो जब आप मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाते हो। अब मॉरल ऑब्लिगेशन कहाँ होता है या कहाँ यूज़ किया जाता है, जब आप किसी को किसी के संस्कार दिखाते हो ना, या आप बताते हो ये काम तो तुम्हें करना ही था, तुमने क्यों नहीं किया। सो उस कंडीशन में आप ought to का इस्तेमाल करते हो। अब देखो यहाँ पे 2 कंडीशन है, जो चीज़ सही है, बिल्कुल सही है, उसके लिए आप इस्तेमाल करोगे ought to, या फिर अगर किसी के संस्कार आपको दिखाने होंगे तो भी आप यूज़ करोगे क्या, ought to। जैसे she ought to finish by next week, उसे अपना काम ख़त्म ही करना पड़ेगा अगले हफ्ते। यानी कि आप क्या बता रहे हो कि ये चीज़ सही है कि वो अपना काम अगले हफ्ते तक ख़त्म कर ले, अगर उसने अपना काम अगले हफ्ते तक गलत नहीं किया तो दैट वुड बी रॉन्ग। सो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है वो काम कर लो जो सही है। जैसे आपका एग्ज़ाम कब है, दिसंबर में है ना, तो आप क्या बोलो, आपसे मम्मी लोग क्या बोलेंगे, बेटा बेहतर होगा यू ought टू कंप्लीट योर सिलेबस, दैट हाफ सिलेबस विच इज़ गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। वो हाफ सिलेबस जो आपके एग्जाम में आने वाला है, सो यू ought टू फिनिश योर सिलेबस बिफोर द एग्जामिनेशन। अब ये सही है कि तुम अपना जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर लो ताकि आप एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओ। तो मम्मी क्या बोलेंगी, यू ought टू फिनिश योर सिलेबस बाय नेक्स्ट वीक और टिल द एंड ऑफ द डिसम्बर। गॉट इट? या फिर ही ought टू ओबे हर पेरेंट्स। अब ये संस्कार ही तो हैं जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। जो गरीब होते हैं ना उनकी मदद की जानी चाहिए, किसके द्वारा, पुअर, अमीरों के द्वारा। सो मैं क्या बोलूँगी, द रिच ought टू हेल्प द पुअर्स। ये संस्कार हैं, अच्छे संस्कार यही होते हैं कि आप किसी गरीब की मदद करो। गॉट इट? सो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला जो सही है उसके लिए ought to का इस्तेमाल करोगे, और दूसरा अगर किसी को किसी के संस्कार बताने होंगे, मॉरल ऑब्लिगेशन का इस्तेमाल करना होगा, तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करोगे, ought to का। गॉट इट? नेक्स्ट इज shall। नाउ व्हाट इज दिस shall? Oh, let me look at this. What is this shall? तो shall का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ना पहले कंडीशन आपकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की भी इसके अकॉर्डिंग होती हैं, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ आपके टेंसेस में। जिसने टेंसेस नहीं देखा है वो एक बार ज़रूर उसे वॉच कर लेगा तो उसे क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहला यूज शैल का अकॉर्डिंग टू मॉडल ऑक्सिलरी किस लिए होता है? जब आप किसी को कुछ ऑफर करते हो ना, तो आप वहाँ पे शैल का इस्तेमाल करते हो। शैल आई हेल्प यू विद योर लगेज, मैं तुम्हें ऑफर कर रही हूँ, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम मेरी मदद ले सकते हो। तो मैंने कहा क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तुम्हारा लगेज उठाने में, तुम्हारा जो सामान है वो उठाने में। शैल आई मेक यू अ कॉफ़ी या शैल आई मेक अ कॉफ़ी फॉर यू? तो मैं यहाँ पे ऑफर कर रही हूँ, पीना है क्या मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊँ? सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ ऑफर विच आई एम डूइंग। ठीक है, मैं एक तरह का चीज़ ऑफर कर रही हूँ आपको कि अगर आपका मन हो तो आप कहो तो मैं कर देती हूँ ये काम, अदरवाइज देयर इज नो नीड। नेक्स्ट, अगर आपको किसी को कोई सजेशन देना होता है तो भी आप शैल का इस्तेमाल करते हो। जैसे शैल वी से 2:30 देन, इसका मतलब क्या है? सपोज हम दोनों के बीच में डिस्कशन हो रहा था, आपने बोला मैम 1 बजे तो नहीं मिल सकते, 1 बजे पढ़ाइए मत। एक बच्चा बोला मैम 3 बजे तो बिल्कुल मत पढ़ाइए। एक बच्चा बोला मैम 2 बजे नहीं 2 बजे तो हम खाना खा रहे होते हैं। फिर एक बच्चा बोला मैम इस टाइम नहीं, उस टाइम नहीं, उस टाइम नहीं। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटीज़ चेक करते हुए देखा तो मुझे लगा 2:30 बजे का टाइम सबसे परफेक्ट है। तो मैंने आप लोगों को एक सजेशन दिया, ओके देन 2:30 है ना, सही रहेगा ना? तो ये एक तरह का सजेशन है, तो फिर 2:30 बढ़िया रहेगा सारे बच्चों के लिए। सो शैल वी से 2:30 देन अकॉर्डिंग टू यू? हम लोग क्या कह सकते हैं, सही है ना? तो हमें लगता है कि 2:30 सही टाइमिंग रहेगा सबके हिसाब से। सो ये जनरली इस तरह का सजेशन आप जब देते हो ना, तो किसी मीटिंग के दौरान या किसी चीज़ के डिस्कशन के दौरान इस तरीके के स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट इज परमिशन। परमिशन के लिए भी, परमिशन मांगने के लिए भी आप शैल का इस्तेमाल करते हो। जैसे कि आपको अगर बोलना हो कि क्या मैं ये कर सकती हूँ या तुम करोगे, क्या मैं लिख सकती हूँ या तुम लिखोगे। जैसे सपोज मुझे ना देखने के लिए मिल रहा है कि मेरे घर के बाहर जो रोड है वो बहुत ख़राब हो रखी है, तो मैंने ना अपने पहले तो नेबर से बात किया इस चीज़ के बारे में कि कितना गलत है, जो अथॉरिटीज़ हैं उनको इस चीज़ पे वर्क करना चाहिए। मेरे को तो लगता है मुझे एक लेटर लिखना पड़ेगा। अब मेरा फ्रेंड कह रहा है या जो मेरा नेबर है वो कह रहा है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, आपको तो ये करना ही चाहिए, हमें बिल्कुल ये करना चाहिए। तो अब एक लेटर लिखने के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, ठीक है? तो मैं डिस्कशन करते करते उसे बोली कि मैं लिख दूं या तुम लिखोगे, तो मैं उसकी परमिशन मांग रही हूँ कि मैं लिख दूं या तुम लिखोगे, तो जो भी बेटर है वो लिखेगा। सो हो सकता है वो ये बोले नहीं मैं लिख लूँगी या मैं लिख लूँगा, या हो सकता है आप वो बिज़ी हो तो वो आपसे बोल सकती है कि नहीं तुम ही ठीक लिख लो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ परमिशन जब आप शैल का इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट इज शुड। अब शुड इज क्वाइट सिमिलर टू ऑट टू गाइज, है ना? शुड का यूज़ आपके ऑट टू की तरह होता है, लेकिन आप याद रखना शुड को आप कम यूज़ करते हो मॉरल ऑब्लिगेशंस के लिए। अगर स्पेसिफिकली आपसे बोला जाए कि सबसे बेटर कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी रहेगी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, तो आप ऑट टू लगाओगे। हाँ, क्या सही है और क्या गलत, इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो शुड का भी और ऑट टू का भी। तो वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट कोई भी दिक्कत आएगी तो हमें आगे बढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए, यानी कि हमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, पॉसिबिलिटी के लिए भी आपका यूज़ होता है शुड। जैसे कि आपको किसी चीज़, आपको परिस्थितियाँ पता हैं, आपको सिचुएशंस पता हैं, व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू आपको अच्छे से पता है ना? जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स बना रही है, तो आपको पता है आने वाले टाइम पर क्या हो सकता है। तो आपको पॉसिबिलिटी का जब अंदाज़ा पहले से होता है तो आप उस कंडीशन में ये वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो शुड। जैसे कि फीस शुड डिक्रीज नेक्स्ट ईयर, सो हियर यू आर शोइंग दी पॉसिबिलिटीज़ कि क्योंकि गवर्नमेंट ऐसे ऐसे नॉर्म्स बना रही है तो ऐसा पॉसिबल है कि जो अगले साल आने वाला साल है उसमें फ़ीस हमारी डिक्रीज़ हो सकती हैं। सो पॉसिबिलिटी जिसके बारे में आपको पहले से पता हो, ठीक है ना? प्रायर पॉसिबिलिटी, प्रायर नोटिस वाली पॉसिबिलिटी जो होती है ना, उसमें आप यूज़ करते हो शुड। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे विल के ऊपर। विल का यूज़ याद रखना, दिस इज़ डन फॉर डिसीजंस। जैसे कि मैंने कहा मेरे को कोई टैक्सी दिखाई नहीं दे सकती, तो मुझे लगता है, जैसे सपोज विंटर्स चल रही हैं, ऐसे समझना विंटर्स में बहुत ज़्यादा फॉग है। अब आपको दूर से आती हुई ना टैक्सी दिखाई दे रही है ना आपको टैक्सी वाला बंदा देख सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको फॉग दिखाई दे रहा है। तो आपने यही बेहतर समझा कि चलो वॉक कर लेते हैं। सो आपने यहाँ पर एक निर्णय लिया कि चलो हम लोग वॉक कर लेते हैं, ठीक है? एक और कंडीशन बताती हूँ, लॉकडाउन चल रहा होता है ना, तो उस टाइम पे कोचिंग स्कूल सब बंद होते हैं।
तो आपने कहा आई कांट सी व्हेन द लॉकडाउन इज गोइंग टू बी ओपन, कोई श्योरिटी नहीं है. सो इट विल बी बेटर दैट आई विल लर्न बाय माई ओन, मैं खुद से पढ़ लूँ. सो इस तरीके के डिसीजन जब आप लेते हो तो आप बोलते हो कि वहाँ पे विल का इस्तेमाल करेंगे. तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि मेरे को कोई टैक्सी दिखाई नहीं दे सकती बिकॉज माइट बी पॉसिबल देयर इज सो मच फॉग. तो आप बोल रहे हो कि मैं वॉक करूँगा. आपने यहाँ पे एक निर्णय ले लिया कि मैं वॉक करूँगा, क्योंकि लॉकडाउन हो रखा हुआ है तो मुझे नहीं पता कैसे पढ़ाई करनी है, तो मैं पढ़ूंगा. आई विल स्टडी बाय माई ओन. तो आपने एक डिसीजन ले लिया. ऑफर के लिए भी आप विल का इस्तेमाल करते हो, जैसे कि आई विल डू दैट फॉर यू इफ़ यू लाइक. सो ऐसा ऑफर जिसमें आपको सामने वाले की मंजूरी मिल जाती है, तो उसमें आप ये बोलते हो कि मैं ये काम तुम्हारे लिए कर दूंगा. आई विल राइट फॉर यू इफ़ यू फील लाइक. मैं तुम्हारे लिए लिख दूंगा, मैं तुम्हारे लिए गाऊंगा अगर आप कहोगे तो, है ना. तो ऐसा प्रॉमिस जहाँ पे सामने वाले की अनुमति आपको मिल जाए, सामने वाले का एक्सेप्शन आपको मिल जाए, तो आप उसको ये चीज़ ऑफर कर सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो. नेक्स्ट इज प्रॉमिस. जब आप किसी से प्रॉमिस करते हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हो कि आई विल कम बैक ऑन मंडे, आई विल गिव यू अ चॉकलेट इफ़ यू क्लियर योर एग्जामिनेशन. सो जब आप एक ट्रू प्रॉमिस करते हो जिसे आप पूरा करने वाले होते हो, बिकॉज यू आर श्योर अबाउट दैट कि आप उस प्रॉमिस को पूरा करोगे, तो आप वहाँ पे भी विल का इस्तेमाल करते हो. नेक्स्ट आते हैं हम हमारी अगली मॉडल ऑक्सिलरी की तरफ. नेक्स्ट अगली मॉडल ऑक्सिलरी आपसे कह रही है वुड. वुड का यूज़ आपका परमिशन के लिए होता है. जैसे कि शुड का यूज़ परमिशन के लिए कर सकते हो, वैसे ही वुड का यूज़ भी परमिशन के लिए कर सकते हो. सो वुड यू माइंड इफ आई ब्रॉट अ फ्रेंड विद मी. क्या तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं तुम्हारी बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड को भी ले आऊँ तो यहाँ पर आप एक परमिशन मांग रहे हो, ठीक है. सो ये परमिशन कोई भी हो सकती है. दिस इज़ अ कैजुअल परमिशन जो कि आप अपने फ्रेंड, अपने मम्मी, अपने पापा या फिर किसी से भी कर सकते हो. कैजुअल परमिशन, इनफॉर्मल वे में. नेक्स्ट रिक्वेस्ट के लिए आप करते हो वुड का इस्तेमाल. जैसे वुड यू माइंड वेटिंग फॉर अ मोमेंट. अब आपने रिक्वेस्ट करी, क्या तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर तुम्हें थोड़ी देर के लिए इंतजार करना पड़े तो. वुड यू प्लीज़ वेट फॉर मी. तो इस तरह की जब आप हम्बल रिक्वेस्ट किसी से करते हो तो वहाँ पर भी आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हो. नेक्स्ट है इन्विटेशन. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि वुड यू लाइक टू प्ले बास्केटबॉल दिस फ्राइडे. क्या तुम बास्केटबॉल खेलना पसंद करोगे. आई एम इन्वाइटिंग यू बिकॉज आई एम कंडक्टिंग द बास्केटबॉल मैच. तो मैं तुम्हें इन्वाइट कर रही हूँ कि क्या तुम आना पसंद करोगे. वुड यू लाइक टू कम टू माई बर्थडे पार्टी. क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आना पसंद करोगे. सो दिस इज ऑल्सो एन इन्विटेशन. वुड यू लाइक टू स्टडी विद मी. क्या तुम मेरे साथ पढ़ना पसंद करोगे. तो दिस इज ऑल्सो एन इन्विटेशन. सो किसी भी तरह का अगर आपको कोई इन्विटेशन देना होता है ना बेटा, तो उस जगह पर आप किसका यूज़ करते हो, उस जगह पर आप यूज़ करते हो वुड का. सो आई होप गाइज दिस इज़ क्वाइट क्लियर टू एवरीवन. ये सभी लोगों को क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर. अब एक लास्ट चीज़ मैं आप लोगों से यहाँ पे बोलना चाहती हूँ. वो सारे बच्चे जो हमारे साथ यहाँ टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो बच्चे हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं. ये लिंक है हमारा जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल सकता है. सो आप वहाँ पर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जा कर के इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो. लेकिन उसके लिए इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आपके मोबाइल में टेलीग्राम हो. ओके, सो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इस पे हमें हमारे नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहते हैं. क्लास के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, क्लास की आपको PDF मिल जाएगी जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हो. ओके, नाउ गाइस सेशन ले रही हूँ और क्वेश्चन ना पूछूँ, ऐसा कैसे हो सकता है. ठीक है, सो आपको बताना है, मैं एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देती हूँ. आपको बताना है कि आप वहाँ पे क्या लगाओगे. I dash respect my grand पेरेंट्स. सो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मुझे क्या करनी चाहिए, मुझे अपने ग्रैंड पेरेंट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. हिंदी पे मत जाना. क्या आप देखो किस तरह का इस्तेमाल यहाँ पर परफेक्ट रहेगा. ये बात सही भी है और यहाँ पर मैं आपको आपके संस्कार बता रही हूँ. ठीक है, तो जब मैं आपको आपके संस्कार बता रही हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए या मुझे अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये आपका संस्कार है, तो आप इस जगह पर कौन सी मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करोगे. सो दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू विच यू नीड टू राइट. नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको मैंने ऑल टोटल कैन के कितने यूजेस बताए हैं ये भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में आंसर करोगे. ओके, सो लेट मी एंड विद द सेशन, बट
सेशन को एंड करने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि ये हमारा क्लास 12 का बैच है, विजयी बैच, जिसमें आपको फिज़िक्स, मैथ, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिंदी, अकाउंट्स एंड हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्लासेस मिल रही हैं। सो बेसिकली क्लास 10 का बच्चा तो 12 की क्लास नहीं कर सकता, बट आप लोगों को मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपके घर में अगर कोई क्लास 12 में हो या फिर आपके आसपास कोई ऐसा हो जो क्लास 12 की पढ़ाई कर रहा हो और NCERT को स्पेशली पढ़ रहा हो, तो आप उसे अड्डा स्कूल सजेस्ट कर सकते हो। वो आए हमारे अड्डा स्कूल पे आकर के हमारे चैनल को ज्वाइन करें। नाउ गाइस, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। अ बिग थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड इट इज़ रियली वेरी लवली कि आप लोग इतने ध्यान से इतने अच्छे से बैठ करके पढ़ते हो। Do not forget guys to like this session as it gives us a lot of motivation। बहुत सारा हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हो सेशन को, क्योंकि इससे हमें लगता है कि हमें और परफेक्ट तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, बिकॉज दे आर लिटरली डूइंग एफर्ट्स। सो दिस इज़ नेसेसरी ऑल्सो एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ शेयर इट एज मच एज पॉसिबल, ताकि आप जैसे और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ पाएँ, पढ़ पाएँ और इस सेशन का बेनिफिट उठा पाएँ। प्लीज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको सेशन पसंद आया कि नहीं पसंद आया। होमवर्क क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कमेंट सेक्शन में करना, उसके लिए ये बना हुआ है ना। और आपके अगर किसी भी तरह के कोई डाउट्स हों तो आप हमसे यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। फर्दरमोर हम लोग के जो बची हुई मॉडल ऑक्सिलरी हैं अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं, उनका डिस्कशन हम लोग आने वाले सेशंस में करेंगे और हम लोग इस पे बेस्ड MCQ ज़रूर करेंगे, बिकॉज दैट इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन। वो कुछ चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स में आने वाली हैं और वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग की जो भी बची हुई गैप्स होंगी या जो भी चीज़ें हमें फुलफ़िल करनी होंगी वो हम लोग बाकी बची हुई चीज़ें MCQ की मदद से करेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट to watch this session as much as possible and to share this session as much as possible। नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जो आपको घंटा दिखाई दे रहा है बगल में बेल दिखाई दे रही है, इसको ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहें। अपार्ट फ्रॉम दिस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।